नमस्कार, संवाद पाठ के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के संदर्भ में मौजूदा केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां, मुख्यतः कांग्रेस के जो हमले हो रहे हैं, उसकी बड़ी तस्वीर पर चर्चा करेंगे। वो तस्वीर जिसके बारे में शायद आपने किसी और कार्यक्रम या वीडियो में नहीं देखा होगा। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के सदस्यों के बारे में और जिंदगी के फलसफों के बारे में चर्चा नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के संदर्भ में मौजूदा केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां, मुख्यतः कांग्रेस की ओर से बयानबाजियों के जरिए जो हमले देखे जा रहे हैं उसके बारे में। उम्मीद है कि भारतीय टीवी चैनलों के माध्यम से आप इस सिलसिलेवार हमले की रूपरेखा से तो भली भांति अवगत होंगे। मौजूदा केंद्र सरकार पर जो आक्रमण हुए हैं उसमें दो बातें नोट की जानी चाहिए। नंबर एक, कोविड-19 के संदर्भ में इंडियन वेरिएंट का बार बार जिक्र किया जाना। नंबर दो, मोविड शब्द का इस्तेमाल किया जाना, यानी कि कोविड शब्द में से को के जगह पर मो लगाकर एक ऐसे शब्द का निर्माण करना जो मोदी के साथ साथ कोरोना की ओर इशारा करता हो। भारत में कोविड-19 को लेकर मौजूदा सरकार को घेरने के चक्कर में जो राजनीतिक पैंतरेबाजी हो रही है, उनके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं के साथ जुड़े हो सकते हैं या नहीं, ये परखना जरूरी होगा। इस पहलू पर गौर किए बगैर सिर्फ भारत की सीमा के अंदर रहकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो सही आंकलन नहीं हो पाएगा, करेक्ट असेसमेंट नहीं हो पाएगा। इसी कारण भारत के टीवी चैनलों में या यूट्यूब पर जो एनालिसिस दिए जाने की कोशिश होती है वो सतही बनकर रह जाते हैं, यानी सुपरफिशियल, वे तह तक नहीं जाते। लिहाजा सही आंकलन, प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए बड़े तस्वीर की तस्वीर यानी ग्लोबल स्तर पर होने वाली घटनाओं को समझना जरूरी है। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं बड़े पर्दे की तस्वीर यानी ग्लोबल स्तर पर हो रही घटनाओं को आपके सामने पेश करूं और ये जांच की जाए कि उनका संबंध किसी प्रकार से भारत में हो रही राजनीतिक हथकंडेबाजी के साथ हो सकता है या नहीं। इसलिए इस कार्यक्रम में जो नजरिए आपके सम्मुख पेश किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आखिर इस कार्यक्रम का टैगलाइन है नजरिए कुछ हटके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल में क्या घटनाएं घटी जिसका संबंध भारत में चल रहे राजनीतिक हथकंडेबाजी से हो सकता है, उसे समझने के लिए इन मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, अमेरिका के हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन सदस्यों ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा गया कि इस बात के सर्कमस्टेंशियल प्रमाण मिलते हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के प्रयोगशाला से हुई। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन के सदस्य होते हैं। और हां, इससे पहले कि कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश करे कि ये तो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों का नजरिया है, तो यहां स्पष्ट करना उचित होगा कि इस कथित रिपोर्ट के बारे में किसी डेमोक्रेट ने उंगली नहीं उठाई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जोर पकड़ता हुआ यह सवाल कि कोविड-19 की उत्पत्ति के पीछे राज क्या है। क्या ये वाकई प्रकृति से चमगादड़ के माध्यम से अपने आप आ गई मनुष्यों के बीच, या कोविड-19 की उत्पत्ति किसी खास मकसद के तहत चीन के प्रयोगशाला में की गई। जिन्होंने मेरे इस कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 12 को देखा है, उसमें मैंने जिक्र किया था कि हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा था कि कोविड-19 की उत्पत्ति शायद एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए की गई हो। खबरों के अनुसार अब तो अमेरिका के NIH के मुखिया टोनी फॉची भी ये मानते हैं कि हो सकता है कि कोविड की उत्पत्ति चीन के प्रयोगशाला में हुई। डॉक्टर फाउची का यह भी मानना है कि चीन में क्या हुआ, इस बात की जांच होनी चाहिए। ध्यान रहे कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब फाउची ने कहा था कि कोविड की उत्पत्ति संभवतः प्राकृतिक रूप से हुई और फिर विभिन्न प्राणियों से होती हुई मनुष्यों तक आ पहुंची। यह कहना गलत नहीं होगा कि फाउची के इन बयानों से 2020 में
चीन को बहुत राहत मिली होगी और चीन को किसी सख्त जांच को टरकाने का मौका भी मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक तरफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में गहराई से जांच किए जाने की मांग होती है, चीन में क्या हुआ उसकी जांच का समर्थन करते हैं स्वयं फाउची महाशय, और जब दुनिया के दूसरे कोनों से कोविड-19 के असली मकसद के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, तो जाहिर है कि चीन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इन सवालों का जवाब दे। यहां एक इस बात को याद दिलाना आवश्यक है कि चीन की तरफ से कोविड-19 के बारे में WHO द्वारा जांच के प्रयासों को कामयाब न होने देने की लगातार कोशिश होती रही है। जानकार लोगों का मानना है कि WHO में चीन का खासा दबदबा है, जिसकी वजह से खुद WHO भी ढुलमुल तरीके से चीन में जाकर कोविड-19 के जांच करने के बारे में कार्रवाई करता रहा। लोगों का मानना है कि WHO के जो मुखिया है चीन से उनका संबंध बहुत ही गाढ़ा रहा है। तो ये बात तो साफ हो जानी चाहिए कि शुरू से ही चीन की ये कोशिश रही है कि कोविड-19 के बारे में चीन की भूमिका की डिटेल में जांच न हो। कुछ तो छुपाने को था जिसके लिए चीन ये तमाम कोशिशें करता रहा। तो अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन पर खासा दबाव बन रहा है, तो ऐसी हालत में चीन क्या करेगा? चीन की कोशिश होगी कि वो ध्यान किसी और तरफ ले जाए, ध्यान को भटकाए। चीन ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अगर गहराई से इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चले कि कोविड-19 की उत्पत्ति वाकई चीन के एक लैब में हुई जहां से वो पूरी दुनिया में फैला, तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का होगा, साथ में जबरदस्त नेगेटिव पब्लिसिटी तो होगी ही। इस खबर की पुष्टि अगर हो जाए तो दुनिया के तमाम देशों का गुस्सा चीन पर फूट पड़ेगा। दुनिया चीन को एक कटघरे में खड़ा करना चाहेगी और पूछना चाहेगी कि उसने ये सब क्यों किया। क्या जैविक हथियार बनाने का कोई हथकंडा चल रहा था? इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों को जो आर्थिक और जान माल का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरने की भी मांग हो सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी चीन की दृष्टि से। तो ऐसे में चीन के तरफ से ये प्रयास शुरू हो जाएगा कि इससे पहले कि दुनिया के तमाम देश चीन पर झपटें, दुनिया का ध्यान दूसरी दिशा में भटका दिया जाए। ये बात समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैंतरेबाजियां होती हैं या जो शतरंज के खेल खेले जाते हैं, उसमें एक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 3 शब्द शामिल होते हैं: डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन और डिसेप्शन। एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति के अंतर्गत इन 3 शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति का जिक्र क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि कोविड-19 की उत्पत्ति का अल्टीमेट उद्देश्य एक जैविक हथियार तैयार करने का था, तो जाहिर है कि वो एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति के तहत इस्तेमाल किए जाने के लिए ही बनाया गया होगा। जिनको एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति के बारे में नहीं मालूम, वो मेरे इस कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 1 को देख लें, नहीं तो मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चीन की ये कोशिश होगी कि वो किसी तरह से ध्यान को अपनी तरफ से डाइवर्ट कर दे। इस बीच चीन के हाथ एक मौका लग गया, और वो मौका क्या था? भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में एक नए वेरिएंट B.1.617 का जिक्र। हो सकता है कि यह मौका उन्होंने बनाया हो अपने फायदे के लिए। क्यों? एक तीर से 2 निशाना। पहला, भारत कोविड के एक विकराल लहर की चपेट में फंस गया। दूसरा, एक भारतीय वेरिएंट को दुनिया के सामने रखने का मौका मिल गया। जैसा कि आप जानते हैं, इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से दुनिया को बताया जाने लगा। चीन के लिए तो एक अच्छा मौका था कि अपने तरफ से ध्यान हटाकर एक दूसरे वेरिएंट की ओर ध्यान भटका दे। साथ में लोगों के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया जाए कि कोविड-19 का संबंध सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं भारत से भी है। तो इस प्रकार चीन को एक बढ़िया मौका मिल गया ध्यान डाइवर्ट करने का। 21वीं सदी में
एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति में इंफॉर्मेशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ पश्चिमी देश वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाले हथकंडे में माहिर हैं। चीन का प्रयास होगा कि इंफॉर्मेशन को हथियार बनाकर ध्यान को भटकाया जाए। आप पूछेंगे चीन ये कैसे करेगा? अब चीन अकेले तो कथित इंडियन वेरिएंट का ढिढोरा नहीं पीट सकता था, उसे दुनिया के दूसरे जगहों से भी मदद की आवश्यकता थी। तो चीन ने बड़ी चालाकी के साथ अपने दबदबे का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। चीन को पश्चिमी देशों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में आजकल ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ऐसा लगता है। चीन की पश्चिमी देशों की मीडिया में घुसपैठ के बारे में जानने के लिए एपिसोड नंबर 12 पर नजर डालिए। देखिए, पश्चिमी देशों में कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिनके रुझान के आधार पर यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि वे भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते। चीन को पूरा यकीन होगा कि ये आउटलेट्स खुद ब खुद ही चीन के मतलब की बात करेंगे, बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है। बहरहाल, ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं पश्चिमी देशों के, वो खुद ब खुद ये तय नहीं करते कि किसको पसंद करना है और किसको पसंद नहीं करना है। जी हाँ, इसको गौर से समझिए। वो खुद तय नहीं करते कि इस राष्ट्र नेता को पसंद करना है या फलां राष्ट्र नेता को पसंद नहीं करना है। इन आउटलेट्स को बस इशारा दिया जाता है कुछ खास ताकतों द्वारा कि किसकी तारीफ की जाए और किसके पीछे पड़ा जाए। मैंने जिन ताकतों की ओर इशारा किया है, ये वो ताकतें हैं जो ट्रंप को हटाने के लिए ट्रंप के पूरे कार्यकाल में पूरी तरह से ट्रंप के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। इन ताकतों को कोई ऐसा राष्ट्र नेता पसंद नहीं आता जो अपने देश को प्राथमिकता देने की बात करे। जो भी नेता देश के हित को प्राथमिकता देता है, उन नेताओं पर अपने कुछ चुने हुए मीडिया आउटलेट्स के जरिए नेशनलिस्ट शब्द का लेबल चिपका दिया जाता है और उनकी कथित बुराइयों को उजागर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बहुत ही भर्त्सना किए जाने लायक बात है कि पश्चिमी देशों के ये मीडिया आउटलेट्स नेशनलिस्ट शब्द का मायने दुनिया के सामने इस तरह से रखते हैं कि जैसे अपने देश के हित को प्राथमिकता देना एक जघन्य अपराध हो। आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए यहाँ कि ये ताकतें देश के हित को प्राथमिकता देने वाले नेताओं को और राष्ट्र नेताओं को क्यों पसंद नहीं करती। उसका सरल सा जवाब यही है कि जो राष्ट्र नेता अपने देश के हित को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, उनको पालतू बनाना जनरली आसान नहीं होता। इन ताकतों का यह प्रयास होता है कि अमेरिका समेत दूसरे मजबूत पश्चिमी देशों में, दूसरे उभरते हुए शक्तिशाली देशों में जैसे कि भारत, इन देशों में ऐसे राष्ट्र नेताओं को सरकार में बिठाया जाए जो उनकी बातें माने। अब इसके पीछे उनके क्या छुपे हुए इरादे हैं, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। खैर, आपने सुना ही होगा कि कैसे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कुंभ मेला को अपने प्रोपोगेंडा में लपेटा और उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके अलावा इंडियन वेरिएंट को भी खूब उछाला गया। यह महज संयोग नहीं है कि अमेरिका में वुहान लैब की जांच की बात होती है और भारत में कोविड को मोविड का रूप देने की कोशिश होती है और एक कथित इंडियन वेरिएंट को जबरदस्त ढंग से उछाला जाता है। भारत के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि राजनीतिक लड़ाई में एक दूसरे को हराने के प्रयासों में भारत की ही जड़ें काट दी जाएं। ऐसा नहीं लगता कि दुनिया के किसी और देश में ऐसा होता होगा। केवल एक एक्सेप्शन है हाल के दिनों में, जब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब 4 सालों में ट्रंप विरोधी तत्वों को
कोई ऐसी हरकत करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी जिससे कि ट्रंप की छवि खराब हो या उसे कमजोर किया जा सके, भले ही इसमें अमेरिका की नाक कट जाए या अमेरिका के हितों की ऐसी तैसी हो जाए। राजनीतिक एडवांटेज गेन करने की दृष्टि से भारत में जो खेल खेले जा रहे हैं या जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसमें भारत की बदनामी होती हो और भारत के हितों का बैंड बजता हो, तो ये अत्यंत दुखदाई और शर्मनाक है। अफसोस की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना रखता हो, तो भारत के दुश्मनों द्वारा ऐसे लोगों का इस्तेमाल किए जाने में आसानी हो जाती है, और अगर उनका इस्तेमाल भारत को कमजोर करने के लिए किया गया हो अथवा हो रहा हो, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस ओर संकेत किया जा रहा है। अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है। इस एपिसोड के चर्चा से आपको ये तो आभास हो गया होगा कि भारत में वर्तमान में मौजूदा केंद्र सरकार को घेरने की जो राजनीतिक हरकतें और पैतरेबाजियां हो रही हैं, वो कितनी घटिया स्तर की हो गई हैं। भारत की हित की दृष्टि से, भारत की भविष्य की दृष्टि से ये अत्यंत खतरनाक और शर्मनाक है। भारतीयों की आंखें जरूर खुली होनी चाहिए और लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ये तो भारत के लोगों को ही तय करना होगा कि वो इन खेलों को कितनी गहराई से समझ पाते हैं और क्या फैसला लेते हैं कि कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इस शो का यही प्रयास है कि जो नजरिए आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो आपके सामने पेश किए जाएं, जिससे आप बड़े पर्दे की समूचे तस्वीर को समझ पाएं और आप खुद ब खुद तय करें कि आपको क्या करना है। मैं थाली पर परोसकर तो आपको बताऊंगा नहीं कि आपको क्या करना है। हाँ, आपको उन तमाम नजरियों से वाकिफ कराने का प्रयास रहेगा जिससे आप खुद ब खुद ये तय कर सकें कि कौन ठीक है, कौन गलत है और भारत के लिए कौन सी दिशा सही है। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।